टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। और वो 4 टाइप की प्रॉपर्टी कौन सी है? रेसिडेंशियल होती है, कमर्शियल होती है, इंडस्ट्रियल होती है, लैंड होता है। करेक्ट, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। लैंड मतलब कि प्लॉट बोल सकते हो या कुछ भी लैंड से जुड़ी हुई चीज हो सकती है। अभी आपको क्या लगता है प्रायोरिटी वाइज किसमें अच्छा ग्रोथ मिल सकता है? 4 में से प्रायोरिटी वाइज किसमें अच्छा ग्रोथ मिल सकता है? नंबर क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा, नंबर 4 क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज ट्रिकी। मैं ट्रिकी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग इसमें एक्चुअली कंफ्यूज, या दिस इज रियली ट्रिकी। और कभी कभी लोग गलती कर बैठते हैं जब वो रेसिडेंस में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं। ओके, सो चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें आपको किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। नंबर 1, माय रिकमेंडेशन इज, नंबर 1 इज लैंड। आप जितना जमीन के साथ जुड़ी हुई, लैंड के साथ जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट वगैरह वगैरह, उसमें ग्रोथ आपको सबसे फास्ट मिलने की संभावना रहती है। सेकंड बेस्ट वुड बी इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल मतलब कि लैंड या शेड्स में, उसमें अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है क्योंकि अगर वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है कमर्शियल। कमर्शियल यानी कि दुकानें जिसको बोलते हैं, लेकिन कमर्शियल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको रेंटल इनकम का स्कोप दिखना है। और फिर चौथा, सबसे पीछे मैं रेसिडेंस को मानता हूं, और वो इसलिए क्योंकि दोस्तों रेसिडेंस काफी बार आप अगर एक बिल्डिंग में चले जाओगे तो आपने हवा में प्रॉपर्टी खरीद ली है, और जब आप हवा में प्रॉपर्टी खरीदते हो चौथी मंजिल पर या 14th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे, तो हवा में जो आपने जगह खरीदी है तो आपके नाम के ऊपर इन अ वे जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, एंड दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। और रेसिडेंस क्या है? एक इमोशन है, एंड इमोशन के अंदर अप्रिसिएशन कम आपको उतना नहीं मिलेगा। कमर्शियल में भी तो रेंटल इनकम और ग्रोथ एक बार जल्दी आ जाता है, अगर अच्छे लोकेशन पर है तो इंसान स्पेशली आपको पे करना पसंद करता है। बट द बेस्ट इज द लैंड, द प्लॉट माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ आपको मिलने की संभावना है, और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन पुराना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स एंड बेनिफिट्स जो वहां पर आपको मिल जाते हैं। सो इफ यू हैव नॉट रिटर्न दिस देन प्लीज इसको लिख लीजिए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। दिस इज कि आपने कोई एक चीज खरीदी और उसको वक्त के साथ बेचा, यानी कि एक दुकान, एक अपार्टमेंट खरीदा बेचा, एक प्लॉट खरीदा बेचा, तो दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। दूसरा तरीका रेंटल, कोई भी चीज खरीद के उसको रेंटल पे चढ़ा देना, दैट इज सेकंड वे ऑफ मेकिंग मनी। लेकिन अब कुछ और नए तरीके मैं आपको बताता हूं। मॉर्गेज। कभी कभी आपने अपनी एक प्रॉपर्टी को बैंक को दिया, मॉर्गेज लिया उसके ऊपर। एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के ऊपर आपने सपोज की 9% का लोन लिया, बैंक को कहा कि ये मेरा एक एक्स्ट्रा जमीन, जमीन पे वैसे मॉर्गेज नहीं मिलेगा, बट ऑफिस पड़ा हुआ है या दुकान पड़ा हुआ है या अपार्टमेंट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर आपने मॉर्गेज लिया 9% के ऊपर, सपोज कि वो जगह 1 करोड़ की थी और आपको उसके ऊपर 70 लाख मिले, उस 70 लाख को यूज करके आपने अगर कोई ऐसा प्लॉट या कुछ ऐसा खरीदा कि जो मे बी 20% 25% पे ग्रो कर सकता है, 2-3 साल में अगर उसका रेट वहां पर डबल होने की संभावना है, तो बेनिफिट ये मिला कि आपने 9% का इंटरेस्ट दिया, लेकिन उसमें से आपने जो बनाया वो है साल का 20% या उससे ज्यादा। Now this is just an example. इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ मॉर्गेज के अलावा, रीट्स। रियल एस्टेट के अंदर भी म्यूचुअल फंड जैसा मॉडल होता है, जो रीट मॉडल है उसमें भी आपको कहीं 10% कहीं 12% के रिटर्न या उसके आजू बाजू मिल सकते हैं। रीट एक सेमी मॉडल है, आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो काफी सारा एक लॉजिकल मॉडल है जिसके बारे में आप R&D कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी मार्केट में, वैसे ही रीट होता है रियल एस्टेट के अंदर। उसके बाद एक होता है, उसके बाद होल सेलिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है रियल एस्टेट में पैसा बनाने का, एंड आई एम गोना गिव यू अ रियल स्टोरी फॉर द सेम, होल सेलिंग। देखो कितने लोग सहमत है कि जब आप दोस्तों 100 ग्राम बादाम खरीदते हैं, 100 ग्राम बादाम आलमंड्स, तब का रेट अलग है, आप 1 किलो खरीदेंगे तब का रेट अलग होता है। यस, क्विकली टाइप यस इन द चैट बॉक्स। 1 किलो का बादाम का रेट अलग है, 10 किलो का रेट और भी अलग हो सकता है। यस, 100 किलो का रेट और भी डिस्काउंट वाला हो सकता है। और अगर आप 1 टन बादाम खरीदने जाएंगे, 1 टन 1000 किलो, तो सीधी बात है होलसेल का रेट और भी अलग हो सकता है। करेक्ट? नाउ इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स द सेम थिंग जो रियल एस्टेट में भी अप्लाई होती है। मतलब मैं समझाता हूं आपको इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि सपोज मैं क्या करता था, कोई नया बिल्डिंग बन रहा है और उस नए बिल्डिंग में दोस्तों मुझे दिखा कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम है, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ दुकानें हैं, तो मैं जाता था
और वो फर्स्ट फ्लोर की दुकान, अभी तो बिल्डिंग बनाई नहीं है, अभी तो खड्डा खोदना शुरू किया, उसका मैंने लेआउट मैप देखा, ये बहुत इनिशियल लेवल की बातें हैं, शुरुआत की बातें हैं। तो मैं पूछता था कि फर्स्ट फ्लोर पे ये जो दुकान है कोने वाली, ओके, तो ये कोने वाली जो दुकान है उसका कितना रेट। अब एग्जांपल के तौर पे, अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए, एग्जांपल के तौर पे वो दुकान है 20 लाख की, तो मैं उसके साथ नेगोशिएट करता, और क्योंकि अभी तो बिल्डिंग बनना भी शुरू नहीं हुआ, तो सीधी बात है कि थोड़ा अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाता था। तो एग्जांपल की 19.5 लाख में मुझे वो 20 लाख की जगह मिल रही है, तो मुझे एक डिस्काउंट मिल गया, एग्जांपल के तौर पे 50,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 19.5 लाख। अब मैं नेगोशिएट करके ना 19.5 पे लाया। अभी मैं 1-2 दिन के बाद वापस जाऊंगा और कहूंगा कि चलो 19.5 आपने किया, अभी कुछ और कर दीजिए, बट उन्होंने नहीं पॉसिबल है। मैं कहूंगा अच्छा बात बताओ, अगर मैं 2 दुकानें लेता हूँ तो आप कितना करके देंगे। तो संभव है कि मे बी अब वो 19.2 पे आ सकता है, 19,20,000 पे आ सकता है। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे होलसेल, जब आप बल्क में कोई चीज बाय करते हैं तो नेचुरली डिस्काउंट मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फिर वैसे कहता चलो 2 का आपने 19.2 बताया, वो ठीक है, 4 का बताओ, अगर मैं 4 दुकान एक साथ ले रहा हूं तो आप कितना देंगे मुझे। और इस तरीके से नेगोशिएट करके मैं उसी रेट को, जो 20 लाख की दुकान थी एक दुकान, उसको कभी कभी मैं 19 में ला देता था, 18.8 पे लाता था, 18.5 पे, 18.5 तक लाता था। अब देखते जाना मजा। दिस इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब वो 4 दुकान मेरी तो कैपेसिटी नहीं थी खरीदने की, ये उन दिनों की बात है जब मैं शुरू कर रहा हूं, मेरी कैपेसिटी एक ही दुकान की थी, मैक्सिमम 2 दुकान की थी। बट क्योंकि मुझे ज्यादा नेगोशिएट करना था, मुझे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए था, तो मैं होलसेल में डील करता था, और 4 दुकान या 5 दुकान का डील करके जब मैं उसको 18.5 लाख पे ला देता था, तब मैं क्या करता था, तब मैं अब 5वीं स्ट्रैटेजी के बाद 6ठी स्ट्रैटेजी यूज करता था, और वो था सिंडिकेट। मैं ग्रुप बनाता था, मतलब कि मैं जाता था मेरे उन दोस्तों के पास, उन पार्टनर्स के पास कि जो भी अच्छा खासा कमा लेते थे, ठीक ठाक ही कमा लेते थे, और मैं जाके उनको एक अपॉर्चुनिटी देता था कि यार एक नया बिल्डिंग बन रहा है, इस लोकेशन पे है, और उस पे फर्स्ट फ्लोर की दुकानें हैं, अच्छे रेट पे मैं नेगोशिएट करके लाया हूं। अगर हम एक साथ 5 दुकान खरीद रहे हैं तो नॉर्मली वो एक दुकान 20 लाख में दे रहा है, लेकिन अभी पर दुकान अपने को 18.5 लाख पे मिल रहा है, 1.5 लाख का डिस्काउंट है पर दुकान के ऊपर, अगर हम 5 एक साथ खरीद रहे तो मेरी कैपेसिटी 1 या 2 ही दुकान खरीदने की थी, लेकिन मैं दूसरे 2 दोस्तों को कन्विंस करता था, जो भी कहीं ना कहीं छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते ही थे, उनको कन्विंस करके वहां लेके वो जगह दिखा देता था, और हम लोग 3 लोग अब मिलके या 4 लोग मिलके वो 5 दुकानें खरीदते थे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि मेरा डिस्काउंट हो गया, मुझे फायदा मिल गया, और मैंने अपने दोस्तों का भी फायदा करवा दिया। I mean, you are able to understand this. Type yes in the chat. खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता ही मिलता है जनरली, कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी इसको होल सेलिंग कहते हैं। और उस तरीके से मैंने वक्त के साथ कभी कभी पूरा फर्स्ट फ्लोर की 10 दुकानें खरीदना शुरू किया। वक्त के साथ वो मेरा पावर इतना मल्टीप्लाई हुआ कि मैं कोई पार्टनर भी बनने लगा कि यार मैं आपके साथ, आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है तो चलो 4 करोड़ इन्वेस्ट करता हूं, और मुझे आप एक 4% का पार्टनर बना लो। और मैं ये भी लिखवा लेता था कि कुछ आगे पीछे हुआ तो 4 करोड़ का माल मेरे नाम पे लिख लो, 4 करोड़ के अपार्टमेंट या दुकानें मेरे नाम पे लिख लो। सो दिस बिकम्स माई सेफ्टी, प्लस मुझे बल्क का डिस्काउंट मिल जाता था। सो दैट इज हाउ मैं धीरे धीरे रियल एस्टेट में घुसा। और उसमें से जब दोस्तों सीधी बात है, कभी आप छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं 50 लाख से, जब उसका मल्टीप्लिकेशन 1 करोड़ का होता है, कभी 2 करोड़, जब आप 4 करोड़ तक पहुंचते हैं तो 4 करोड़ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कभी 10 करोड़ भी पहुंचता है, और 10 करोड़ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप और बड़े शेयर और बड़ी पार्टनरशिप्स में जाते हैं, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग योर मनी। और जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स को मैं जानता हूँ, ढेर सारे लोगों को मैंने पॉडकास्ट पर बुलाया है, ढेर सारे आज मेरे अहमदाबाद और गुजरात के दोस्त थे, और इवन मुंबई में, दिल्ली में डेवलपर्स काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जब मैं लोगों की कहानियां सुनता हूं तो बहुत सारे लोग जिनको बाप दादा का पैसा नहीं मिला था, उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके वक्त के साथ अपने पैसों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। So friends, this becomes something very, very powerful, my dear friends, right? So, if you ask me, then I would go, this is the best property. अब आप कहोगे सर इसमें प्रॉपर्टी किधर है? भाई यही बेस्ट प्रॉपर्टी है, मैं समझाता हूं। जब कभी भी कोई जगह, अभी तो खड्डा खोद रहे हो,
जब भी कोई जगह पे अभी तो खड्डा खोद रहे हो दोस्तों, तभी जब इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलता है, क्योंकि तब का रेट सबसे कम होता है। सो दिस इज एन अमेजिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन जब थोड़ा सा कामकाज हो जाता है ना, तो ऑलरेडी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, तब उतना रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों ये मैं सी प्रॉपर्टी कहता हूं कि जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एकदम मस्त बन चुका है, तो वहां पे तो आपको कोई रिटर्न मिलने की संभावना ही ज्यादा नहीं बची हुई है। सो माय रिकमेंडेशन है इसके जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती है, या फिर जितना भी अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, यही अच्छी प्रॉपर्टीज है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो ये करने का कोई मतलब नहीं, यू हैव टू इन्वेस्ट एंड देन वेट। दिस इज द रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ I have made majority of my money, कि मैंने सही जगह को खोजा है, सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, and that's how I made the major part of my money. Now, I'll tell you something. See, ये सारी चीजें मैंने ढेर सारी जगहों से समझा, सीखा, और तब जाके ये हुआ है। एंड रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज रियल एस्टेट का, सबसे बड़ा लोगों का चैलेंज ये है इंडिया में कि यार ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिलते हैं। रियल एस्टेट का चैलेंज है कि भाई किस पे भरोसा करें, अच्छे डील्स नहीं मिलते हैं, ड्यू डिलिजेंस करना बिकम्स अ बिग चैलेंज। फिर इन्वेस्ट कर दिया, अभी प्रॉब्लम है कि एग्जिट कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ बिग 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 चैलेंज। रियल एस्टेट का कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। सो ये सारे बड़े सारे इश्यूज बन, एंड दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, कि यार करें तो क्या करें इसमें। सो अगर आप ये 5 चीजों में से किसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए जल्दी से, क्विकली। फिर मिलते हैं रियल एस्टेट में इंडिया में। ट्रस्टवर्दी लोगों का प्रॉब्लम है, अच्छे डील्स खोजने का प्रॉब्लम है, ड्यू डिलिजेंस का प्रॉब्लम है, एग्जिट करने का प्रॉब्लम है, आपका खुद का नॉलेज नहीं है उसका प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट चैलेंज? मुझे चैट बॉक्स में नंबर लिखकर बताइए, मैं देख रहा हूँ कि काफी सुना। यू सी, इफ यू थिंक दैट दिस इज द बिग प्रॉब्लम, रिलेट टू दिस, क्योंकि यारो जब मैंने भी शुरू किया था, दिस वाज माय पर्सनल बिग प्रॉब्लम, कि मुझे भी नहीं पता था मैं किस पे भरोसा करूं। मेरी भी नॉलेज की कमी थी, बट वो सारा नॉलेज मैं वक्त के साथ पाते गया। सी, I'll tell you a bit of my journey.